वो काम कर रहा है। इसके साथ साथ कल से गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसको ऐलान भी कर चुकी है, आटे के लिए स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं सिंध भर में, और वो स्टॉल्स उन इलाकों में लगाए जा रहे हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि वो सब्सिडी जो गवर्नमेंट की है आटे पे वो मुस्तहिकीन को जाए। ये नहीं होगा कि जी पोश इलाकों में वो स्टॉल लगाए जाएं। उसका जो सर्वे किया गया है और मिनिस्टर फॉर फूड जो है उन्होंने क्राइटेरिया ये बनाया कि जिन जिन एरियाज़ में गुर्बत ज़्यादा है, जिन जिन इलाकों में वहाँ पे ये चीज़ें उसको यकीनी बनाया जाए कि उधर ये इसकी फराहमी हो। और उसके साथ साथ जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस पूरे ऑपरेशन को ओवरसी करेगी, ताकि जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं या ओवर प्राइसिंग चार्ज करते हैं उन पे भी सख्ती से वो किया जाए। उसके साथ साथ जो टोटल अमवात का था वो रोज़ हम आपको शेयर करते हैं, आज भी मैं फिगर शेयर कर चुका हूँ। और उसमें अब हमारी गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जितने भी लोगों का डेटा जमा हो रहा है उनको, हालांकि किसी जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ही 1 मिलियन जो है उसके लवाकिन को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो उसके मुख्तलिफ मराहिल चल रहे हैं और उसमें भी काफ़ी लोगों को इस वक्त पैसे मिल चुके हैं। उस पर भी गवर्नमेंट का फोकस है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अब इसमें इस पूरे मरहले के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब हम फौरी तौर पर इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस है कि डी वाटरिंग के प्रोसेस को बढ़ाया जा सके। वज़ीर आला साहब इस पर रोज़ाना मीटिंग्स कर रहे हैं। आज भी उनकी इरीगेशन मिनिस्टर के साथ और इरीगेशन अमले के साथ मीटिंग हुई है। डी वाटरिंग के प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं क्योंकि एक लो लाइन एरियाज में नेचुरल पानी जाता है, बाकी जगहों पर हमें पंप्स दरकार है। तो मुझे कुछ मुखैर दोस्तों ने मुझे कुछ दिन पहले भी फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो दोस्त फ़ोन करते हैं, मैंने कहा जी आप राशन वगैरह पे भी फोकस ना करें, क्योंकि राशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध फुल फोर्स में और कैपेसिटी अब बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह हमने प्राइवेट वेंडर्स को हुकूमत ने ऑर्डर दिए थे पीडीएमए ने, तो अब वो उसकी राशन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसको हम इंशाल्लाह कैटर कर लेंगे। अभी तक जो लोग कैंप्स में मौजूद हैं उनको कुक्ड फूड जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में वो मुहैया किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी कंप्लेंट्स ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा आलमिया है तो कहीं पे कंप्लेंट्स होंगी भी सही। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% लोगों को शायद हम पहुंच पा रहे होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जहां पता है कि जहां ज़रूरत है तो वहां पे 100% हम पहुंच रहे हैं। तो कुछ फूड अब हमने उन मुखैर दोस्तों को जिन्होंने रब्ता किया उनको ये गुजारिश की है कि जी आप अगर मदद कर सकें हमारी, तो ये डी वाटरिंग का प्रोसेस उसमें करें। जितनी भी NGOs हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, जितने भी वॉलंटियर हजरात हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप डी वाटरिंग में जितनी मदद कर सकें वो करें, क्योंकि जो नेचुरल ड्रेन से पानी जाएगा वो बिल्कुल जाएगा, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल लो लाइन एरियाज है जहाँ पे नेचुरल ड्रेन से पानी नहीं जा सकता वहाँ सिर्फ डी वाटरिंग के ही जरिए जा सकता है। इस वक्त वज़ीर आला साहब के हिदायतों के बाद जो कि वाटर बोर्ड और कुछ KMC की मशीनरी है वो भी मोबिलाइज हुई। PDMA की अपने जो डी वाटरिंग पंप्स हैं, डी वाटरिंग मशीन्स हैं, वो ऑलरेडी फील्ड में है, वो पानी निकाल रहे हैं, लेकिन हमें इसकी इस वक्त ज़रूरत है। इसके बाद फौरी तौर पर अब जो शुरू होगा और पैरेलल शुरू हो रहा है वो हो रहा है आपका जो इनकी रिहेबिलिटेशन का काम। रिहेबिलिटेशन में अब सर्वेस आना शुरू हो रहे हैं कि कितने घरों का एग्जैक्ट नुकसान हुआ है, किसका कितना नुकसान हुआ है। 2 किस्म की रिहेबिलिटेशन होगी। एक रिहेबिलिटेशन होगी जिन लोगों के घर गिरे हैं, डैमेजेस हुए हैं, उनको घर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बना के देंगे। दूसरी रिहेबिलिटेशन होगी जिन लोगों की फसलें थी जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जो लोग मुआशी तौर पर मुकम्मल तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिनके ऊपर हम कर्जे भी हैं। जिस तरह पहले भी हमने कहा कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ बैंक से बात की है कि जो भी किसान और हारी हैं इनके कर्ज़ों को रीशेड्यूल किया जाए, इस बार उनको उनकी किस्तें ना देनी पड़े। उस पर कुछ बैंक्स ने राजीनामा उन्होंने मतलब अपना कंसेंट दिया है। इस वक्त हमारे पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उसको थोड़ा नरम किया जाए, उन शराइतों को नरम किया जाए ताकि उस बार कुछ मौखर किए जाएं ताकि गवर्नमेंट जो है इन मुतासरीन की मदद कर सके। ये
जिस तरह पहले भी कह चुके हैं, पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये मैसेज है कि दुनिया के अगर 5 ममालिक जो कि बुरी तरीके से जो भी ये वेदर के फोरकास्ट की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हुए हैं, उसमें पाकिस्तान एक मुल्क है। तो पूरी दुनिया के कंसर्न्स इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ है। पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है मुतासिरीन की मदद करें। और खुसूसी तौर पर मैं सिंध की बात इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तबाही सूबा सिंध में हुई है। तो सूबा सिंध के लिए पूरे दुनिया को यहाँ पे मदद के लिए आना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को मदद के लिए आना चाहिए और पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटीज़ को बढ़ चढ़ कर मदद के लिए आना चाहिए। मैंने कहा कि इस वक्त हमारी कोशिश है कि अब रिहेबिलिटेशन को बढ़ाएं। जैसे पहली प्रायोरिटी है डीवाटरिंग को बढ़ाएं, फिर दूसरी प्रायोरिटी है रिहेबिलिटेशन को बढ़ाएं। इसमें मुखैर हजरात जितना आगे बढ़कर इन मजलूम लोगों का, इन बेबस लोगों की मदद कर सकेंगे, उनको घर बना के देने में मदद कर सकेंगे। अब कुछ कंपनीज ने, कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि गैर मुमालिक में रहते हैं, उन्होंने भी मुझे कल परसों कांटेक्ट किया है और उन्होंने वॉलंटियरली कहा है कि जी, एक दोस्त अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बेहतर वो पहले पाकिस्तान आ जाए, खुद आना चाहते हैं कि जी 100 घर मैं बना के दूंगा। उन्होंने कहा कि 100 घरों में पूरा एक विलेज मॉडल बना के दे दूंगा आपको, मुझे आप 100 घर दें। वहाँ पे मिट्टी का मैं भराव करके उन घरों का लेवल बढ़ा करके दूंगा, वहाँ पे मस्जिद बना के दूंगा, वहाँ पे मैं स्कूल बना के दूंगा। और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू कम्युनिटी तो उनके लिए मैं मंदिर भी बना के दूंगा। और उस पूरा एक मॉडर्न विलेज वो बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ और उन्होंने कहा कि उन्हीं घरों पे मैं आपको जो है वो सोलर की लाइट्स और सोलर के पंखे, ताकि उनको बिजली के भी कनेक्शन ना लेने पड़े। तो इस तरह वॉलंटियर दुनिया में मौजूद है। मैं अभी उस दोस्त का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हो सकता है कि हफ्ते डेढ़ में उनको वो पाकिस्तान आए, वो खुद विजिट करेंगे। उन्होंने कहा कि आप काम शुरू करवा दें। तो इस तरह वॉलंटियर बहुत सारे दोस्त तैयार हैं। कुछ एक और दोस्तों ने कहा कि मैं 20-25 घर बना के देने के तैयार हूँ। तो इस तरह अगर हमारे फॉरेनर दोस्त जाती कैपेसिटी में या मुल्क की कैपेसिटी में हमारे मुल्क की मदद करें, तो जितने लोग भी यहाँ रहते हैं, क्योंकि एक रफ कॉस्ट है, अभी मैं कॉस्टिंग अभी शेयर नहीं करता, लेकिन कॉस्ट है 4 से 5 लाख रुपए में किसी एक का घर बन सकता है। तो अगर जितने लोग उसमें अडॉप्ट करें इन फैमिलीज को, कुछ लोग जिनकी ज़्यादा हैसियत है वो गाँव के गाँव अडॉप्ट करें, कुछ लोग कम्युनिटी वाइज अडॉप्ट करें, कुछ लोग अगर कोई एक शख्स भी एक घर अडॉप्ट करे तो इन लोगों की बहुत मदद हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट भी फुल फोकस्ड है कि रिहेबिलिटेशन की तरफ आगे जाएगी। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी तमाम लोगों से कि बढ़ चढ़ कर आगे आएं और इस प्रोसेस को कामयाब करें। पहले अकरम साहब ये बता दें कि जो भी सूरत हाल है उस पर तो आप यकीनन रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान आपके आ रहे हैं, लेकिन अगले माह सर्दी आने वाली है, ठीक है। कितने हद तक लोग दोबारा अपने घरों को जा सकेंगे? किस हद तक लोगों को आप जो भी सर्दियों से रिलेटेड कंबल है, जो भी बस्तरे हैं, वो प्रोवाइड कर सकोगे? और क्या मतलब जो पानी है निकासी का, वो कब तक मुकम्मल होगा? महीने में मुकम्मल होगा, 3 महीने में मुकम्मल होगा? इस हवाले से एक बता दें। दूसरा साफ तौर पर जो पॉलिटिकल सवाल है मेरा, मरियम औरंगजेब के साथ जो कुछ हुआ, इस मुतालिक भी आप जी अकरम साहब, पहले मैं वो बात आपका पहले सवाल का जवाब दे दूं कि पानी निकल रहा है, ज़मीनें जो हैं वो सूख रही हैं, लेकिन डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। कुछ एरियाज में अगर आपको बताऊं कि हैदराबाद के अपने भी, और जो हैदराबाद में लोग बाकी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे कैंप्स में, 30% लोग वापस जा चुके हैं वॉलंटियरली। मतलब किसी ने उनको कैंप से निकाला नहीं है, वो खुद वॉलंटियरली कह दिया हमारे अब घर सूख गए हैं और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। उनको गवर्नमेंट ने राशन भी दिया और उनको ट्रांसपोर्ट भी फराहम की। इस तरीके से हर इलाके के अपने डायनामिक्स हैं। कुछ अब जैकबाबाद जैसे साइड है, वहाँ पे जैकबाबाद में पानी जो है बलसान से आ रहा था, तो वो उनके अपने इश्यूज थे। मेरी इसमें बातचीत भी हुई जखरानी साहब से, वहाँ के जो फोकल पर्सन हैं, तो वो लोग परेशान थे। अब वहाँ पे जब तक वो बलसान वाला पानी बंद नहीं होता तब तक वो जैकबाबाद नहीं सूखेगा। इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने डायनामिक्स हैं। तो कुछ जगहों पर 15 दिन में पानी जाएगा, कुछ जगहों पर महीने में जाएगा, कुछ जगहों में 3-3 महीने तक पानी ये मजीद ठहर सकता है। तो आपके जो ये कंसर्न्स हैं
कि जी सर्दी आएगी, डेफिनेटली सर्दी आएंगी, तो उसमें फिर हमें फोकस करना पड़ेगा जी ब्लैंकेट वगैरह का, इन लोगों को किस तरह ट्रीट करना है और किस तरह उनको वो सहूलियत फराहम करनी है। तो ये बिल्कुल आपकी जेन्युइन कंसर्न है। उसमें गवर्नमेंट इसीलिए आज डी वाटरिंग पे चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी मीटिंग की है कि जिसको जल्दी से जल्द डी वाटरिंग के प्रोसेस को कामयाब किया जाए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह बड़े बड़े इदारे हैं जो कि जिन्होंने बढ़ चढ़ कर बड़े इस पूरी मुहिम में हिस्सा लिया है, वो टेंट्स के लिए काम करते रहे हैं, राशन के लिए करते रहे। अब मेरी उनसे गुजारिश होगी कि गवर्नमेंट तो अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रही है, बराए मेहरबानी आप डी वाटरिंग के लिए, मैं ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डी वाटरिंग के लिए वो इदारे सामने आए और वो अपना किरदार उसमें कलीदी किरदार अदा करें। आपको दूसरा सवाल था मरियम औरंगजेब साहब का। मैं समझता हूं कि कल वाले वाक़े के बाद शर्म से सर हमारे झुक गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं समझता हूं कि इससे बुरी मिसाल और कोई नहीं दी जा सकती कि एक खातून को एक गैर मुल्क में आप बैठकर जिस तरह उसकी ट्रोलिंग, जिस तरह उसकी हैरेसमेंट कर रहे हैं। मेरे इसमें दो कंसर्न है, बिल्कुल सीरियसली बताऊं। अल्लाह ना करे ये जो कल्चर इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाया है, एक तो उस कल्चर, ये मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं और किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर या किसी खुदा न खासा उस सोच के हिसाब से नहीं दे रहा हूं कि किसी साजिश के हिसाब से। ये जो कल्चर इमरान खान ने इशू किया है कि मस्जिद नबवी में भी यही हरकतें की गई और बरतानिया में सड़कों पर ये हरकतें की गई खातून के साथ, तो एक मेरी प्रेडिक्शन है और फोर्स ये अल्लाह करे ऐसा ना हो कि ये चीज़ इमरान खान को खुद भी फेस करनी पड़ेगी। ये चीज़ उनको या उनके किसी फैमिली मेंबर को इस तरह के खुद ट्रोलिंग या इस तरह की हैरेसमेंट खुद फील करनी पड़ेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ और मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई सियासी कोई बयान दे रहा हूँ, दिल से कहता हूँ अल्लाह कर किसी को इस तरह की फेस ना करनी पड़े। लेकिन क्योंकि अमाल जो है ना वो वापस मुंह पे आते हैं और खुदा कहता है कि आखिरत में भी सबक होता है, लेकिन दुनिया में भी लोगों को सबक जरूर सीखते हैं वो। तो इमरान खान के या उसकी फैमिली को खुदा ना खासा अल्लाह ना करे ये चीज़ें उनको खुद भी फेस करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों की वजह से जो मेरा बहुत ही एक खदशा है, एक इंसान की अपनी सोच है कि जो इमरान खान ने ये कल्चर इन्वॉल्व किया है, ये कहीं ना कहीं ये ब्लड शेड की तरफ जाएगा। क्योंकि ये आप बाहर मुल्क में तो चला बैठे हो, अगर अपने मुल्क में कोई किसी की माँ बहन बेटी के साथ ये हरकत करे तो इंसान का क्या रिएक्शन होगा। कोई भी शख्स होगा वो हर एक अपनी तबीयत का, कोई शायद बहुत ही निहायती शरीफ आदमी हो जो उसको बर्दाश्त कर ले, लेकिन शायद कोई जज्बाती आदमी के साथ आप कर जाओ, अगर किसी जज्बाती आदमी की आपने माँ बहन बेटी के साथ ये सड़कों पे किया तो उसका क्या रिएक्शन देगा। तो मैं कहता हूं, और खुदा ना खासा कोई रिएक्शन होता है और कोई बहुत बड़ा वाकया होता है तो जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स है जिसका नाम है इमरान खान नियाजी, जिसने सोशल मीडिया पे बदतमीजी का कल्चर दिया, गालम गलूच का कल्चर दिया। आप आज से 10-15 साल पहले चले जाएं, कभी सियासी मुखालफतें कितनी भी होती थी, गालम गलूच कभी नहीं होती थी, वो लैंग्वेज कभी इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी जो अब अलाउ हो गई है। वो पहले कोई एक बंदा गाली देता था तो सब लोग कहते थे यार ये गाली दे रहा है, मतलब वो खुद शर्मिंदा होता था, माफिया मांगता था। मैं आपको मिसाल दे चुका हूं कि हमारे पास एक, दोबारा मिसाल नहीं देना चाहता, असेंबली में एक शख्स ने किसी हमारे मेंबर ने किसी एक खातून लफ्ज को लफ्ज बोलिया तो लीडरशिप ने बोला जी फौरी माफी मांगो और शो का नोटिस दिया उसको, उसने माफी मांगी। ये थी पढ़ी लिखी समझदार लीडरशिप। और ये जाहिल शख्स जो कि इस मुल्क में इस बीमारी का फाउंडर बना हुआ है, इसने सोशल मीडिया पे गालियां सिखाई हैं, लोगों को ये इनकरेज करता है। इसके पास क्राइटेरिया क्या था, आप 3.5 साल बाद पुरानी वाली हुकूमत देख लें, जो जितनी गाली देगा वो उसको उतनी अच्छी वजारत मिलेगी, जो जिसकी जितनी बेइज्जती करेगा उसको उतनी अच्छी वजारत मिलेगी, जो किसी की पटकी किसी के पगड़ी रास्ते में उछालेगा उसको ज़्यादा बेहतर क्राइटेरिया था। तो इस शख्स का क्राइटेरिया यही है। लेकिन मैं चीज़ से खौफजदा हूँ और मुझे डर है और मेरे कंसर्न्स है और अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं कहता हूँ मेरी दुआ है, अल्लाह करे, वाकई दिल से दुआ कि अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन जो ये कल्चर ये शुरू कर रहा है इमरान खान, इसका नतीजा खून खराब होगा, क्योंकि हर शख्स जो है वो ये सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि किसी का माँ बहन बेटी को, आप मरियम औरंगजेब साहिबा, आपका उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, सियासत में आप 100 दफ़ा करो, लेकिन उनकी भी शायद फैमिली मेम्बर होंगे, उनके घर वाले होंगे, उनके घर वाले देखते होंगे उनके दिल पे क्या गुजरता होगा, अगर उनके बच्चे देखते होंगे उनके दिल में क्या होता होगा, उनके बच्चे स्कूल में जाते होंगे, उनके बच्चे जो है वो बाकी बच्चे या उनके दोस्त या कोई वो उनको दिखा रहे होंगे तो उनके दिल में क्या फील करता होगा। ये आप एक शख्स से नहीं करते हो, ये उसके पूरे खानदान के साथ करते हो आप।
और मेरे हिसाब में उनकी कोई इज्जत इससे नहीं कम हुई है मरियम औरंगजेब साहबा की, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनकी इज्जत कम हुई है। लेकिन क्या कि उनको इज्जत और जिल्लत का पता ही नहीं है। वो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो जिल्लत को ज्यादा अपना बेहतर क्राइटेरिया समझते हैं, जो समझते हैं जिल्लत ही ठीक है, किसी का नाम रख दिया, किसी की कोई गाली दे दी, मतलब ये कल्चर जो है ये इमीडिएटली बंद होना चाहिए। आज भी मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को अपना कद बढ़ाओ, आप खुद उसकी मजम्मत करो जो लोग हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जितनी भी इज़हार आज़ादी का मकसद ये नहीं किसी की सड़क पे आप जो गालियां अलाउ कर दें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ऑफिशियली तौर पे इसको टेकअप करना चाहिए मैटर को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि ये वहाँ पे बदतमीज लोग जो को जिस तरह छोड़ दिया गया रोड पे हर एक पे ऊपर इस तरह की ट्रोलिंग करने के लिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जिस तरह सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किया, हालांकि मुझे उन लोगों के साथ भी हमदर्दी थी। इमरान खान की ये भी एक पैगाम है कि इमरान खान के इस बेहुदा कल्चर जो उसने इंट्रोड्यूस कराया उसकी वजह से सऊदी अरब में 10 लोग 10-10 साल की कैद खा रहे हैं, कैद हो गई, उनको सजाएं हो गई हैं। अब इमरान खान तो मजे के साथ अपने महल में बनी गाला में बैठा हुआ है। वो लोग जो 10 कफील थे जो इमरान खान को अपना अनफॉर्चुनेटली रोल मॉडल समझ के उसके दिए हुए कल्चर पे चल पड़े, उनके घर वालों के ऊपर अभी क्या गुजरी होगी। उनके घर वालों के जिनके वो कफील थे, जिनको वो कमा के अपने घर वालों को भेजते थे, उनके घरों में तो फाके शुरू करवा दिए इमरान खान ने, उन लोगों को 10-10 साल की सजा हो गई। तो मुझे ये बताएं कि आप ऐसे शख्स के पीछे अभी भी आप लोग ऐसे शख्स को अपना रोल मॉडल समझोगे जिसका कल्चर, जिसकी तालीमात पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो है वो बदतमीजी का तूफान है, बेहूदगी का तूफान है, गलत चीजों का तूफान है, जिसमें जैसे आप लोग कुर्बानियां दे रहे हो। 10 लोग सऊदी अरब में, आप लोग सजा खा गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उस शख्स को। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान ने कल भरे जलसे में बिलावल भुट्टो को मुखातिब होकर कहा कि आसिफ जरदारी के नजर में मेरिट कोई अहमियत नहीं है, अगर मेरिट होती तो आपकी जगह पे एहसास हसन को मुकर्रर कर। देखिए, इमरान खान की कोई, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी उसकी किसी तकरीर को इतनी अहमियत देनी नहीं चाहिए। जो मेरिट है वो मेरिट इमरान खान के सामने क्या था वो भी आपको पता है। जो जितना माल खिलाए, जो जितना पैसा वाला आदमी है उसको उतनी लिफ्ट होती थी। तो मेरिट की इमरान खान के नजर में कोई वैल्यू नहीं है। सही साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि एक ये कि क्या मसला है कि आपने स्टार्टअप किए, सब चीज़ हुई, लेकिन आप आटे की कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे और आप मजबूर होकर स्टॉल लगाने पर चले गए, स्टॉल लगाएंगे और ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। कितने लोग कहाँ कर जाएंगे वो स्टॉल खरीद कर देंगे, ये क्या मसला। मिलर्स आपकी बात को क्यों नहीं मान रहे। दूसरी बात ये कि सदर पाकिस्तान ने कहा है कि आर्मी चीफ की मुकर्ररी के लिए इसमें क्या खराबी है कि इमरान खान से मशवरा किया जाए, ये आइन के खिलाफ बात नहीं है अगर ये सदर बात कर रहा है। देख, दो बातें, पहले मैं आटे वाली बात का जवाब दे दूं आपको काजी साहब। आटे के लिए आपको बता दूं, जितनी भी गंदम गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है और मिल्स को देती है वो टोटल गंदम का 25% होता है। हमीद साहब, जो 25% होता है वो गंदम जो है वो गवर्नमेंट परचेज करती है, बाकी 75% वो मिल ओनर्स ओपन मार्केट से लेते हैं। तो पूरे मुल्क में जो है आपने देखा कि इन्फ्लेशन में आटे के रेट बढ़ गए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि जी जो गवर्नमेंट की 25% प्रोक्योरमेंट है वो एटलीस्ट मुस्तकीन को मिले, वो किसी और को ना मिले। दूसरी बात आपने कहा कि सदर पाकिस्तान ने कहा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में, देखिए जी, अगर कोई आईनी सदर होता, जिसने आइन को पढ़ा होता, तो वो इस तरह की बात नहीं करता। तो फिर खाली इमरान खान क्यों? फिर तो जो जितना बड़ा जलसा मुल्क में करके क्या उससे पूछ के सारे अपॉइंटमेंट्स करें आप। फिर तो TLP से भी करें, जमायत इस्लामी से भी करें, फजल रहमान साहब से भी करें, सबकी मुशावरत। देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी चीज़ें हैं जिसमें आइन ने इनका पूरा एक प्रोसीजर वाज़े किया हुआ है कि जो अपॉइंटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है वो प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, जो अपॉइंटमेंट्स चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है वो चीफ मिनिस्टर ने करनी है, जो अपॉइंटमेंट सदर पाकिस्तान ने करनी है वो सदर पाकिस्तान ने करनी है। ये पिक एंड चूज क्यों है, और क्यों सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए इमरान खान इतने बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं और बच्चों की तरह जो है वो पिछले 7-8 साल से सिर्फ एक ही इशू पे जो है वो तड़प रहे हैं इमरान खान कि उनकी मर्जी की कोई चीज़ हो जाए। ये फैसले आइन और कानून के तहत जिनको आइन ने इख्तियार दिया उन्होंने करना है, और अगर जलसे करने से का क्राइटेरिया कि किसके जलसे बड़े हैं तो उससे पूछ के करें, तो फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के इन चीज़ों को फैसले नहीं होते। इनको मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल ना बनाया जाए, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज एक मजबूत फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इस मुल्क की दिफा की ज़ामिन है। इस तरह की ये पॉइंट्स छोड़कर आप किसी इदारे को खामाखाई मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार ना करें। उन इदारों का जो अपना आइनी काम है वो कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं।
अपने फ़राइज़ बहुत बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। सैलाब में भी इस वक्त पाक फौज जो है फुली एक्टिव है, हमारी नेवी एक्टिव है, हमारी एयरफोर्स एक्टिव है। आज भी जैसा मैंने शुरुआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश की है, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ नाअहल और जाहिल किस्म के सियासतदान इमरान खान जैसे जो है वो इदारों को भी इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ उनकी वो एक कम नजरी की और कम अकली की निगाह है। पहले हमीद साहब, फिर आपका जवाब दो। हमीद साहब, सॉरी सर, फिर वकास भी बाकी हैं जी। एक तासुर दिया जा रहा है, बल्कि बड़ा जोर पकड़ता जा रहा है कि सिंध जो है वो डूबा नहीं है, डबोया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से, ताकि इमदाद मिले, पैसे मिले। मच्छर झील का हवाला दिया जा रहा है। मच्छर झील जब ओवरफ्लो तक पहुंची, उसके बाद जो है वो दरिया फिल हो चुका था। इससे पहले अगर पानी निकाला जाता तो शायद इलाके बच जाते। उसके अलावा हमल ढंड का मुख्तलिफ हवाले दिए जा रहे हैं आपसी मायरों की तरफ से। तो क्या वाकई ऐसे है कि आप लोगों ने जानबूझ के सिंध को डबोया है? देखिए सुमरो साहब, मैं आपको बात बताऊं, अर्ज कर लूँ कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे मौके पे भी लोग जो है ना सियासत करने की कोशिश करते हैं, इस तरह के इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि इसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। वज़ीर आला साहब ने जिस तरह अपना गांव, अपनी ज़मीनें, अपना घर डुबोने का फ़ैसला किया वज़ीर, और हालांकि जो ये आप अंदाज़ वाली बात करें, ये बहुत छोटी बात लोग करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जब आप एक दो अजाब कोई बहुत बड़ा नाज़िल करवा देते हो, इस तरह कोई चीज़ हो जाती है, उसके बाद उसको ठीक करने में टाइम लगता है। वज़ीर आला साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वो सारी परसेप्शन की लोग कहेंगे कि अपनी ज़मीन के लिए कर रहा है या अपने किसी और चीज़ के लिए कर रहा है, ये बिल्कुल एक झूठी और मनगढ़ंत बातें हैं। इससे बड़ी और कुर्बानी क्या होगी कि उस अपने बुजुर्गों के कब्रिस्तान डुबो दिए वज़ीर आला साहब ने, अपने आबाई अजदाद गांव घर वो डुबो दिए, ताकि किसी तरीके से ये पानी शहर में ना जाए, सेवन और दादू शहर को बचाया जा सके और वहाँ पे जो है ये आफत ना आ सके। तो मैं तो कहता हूँ कि पूरी कौम को वज़ीर आला को सलाम करना चाहिए, उसकी जगह पे जो है इस तरह के लोग जो है गलत बातें कर रहे हैं जी। अच्छा, पहले तो मैं इस टॉपिक पे आप बात कर रहे थे, आपकी निशानदेही करवा दूँ कि वज़ीर आला साहब के बिल्कुल पड़ोस में जवालियों का गोठ है, मेरे रिश्तेदार हैं। 100 लोग इस वक्त बंद पे बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। वो वोटर हैं, वो तो मुराद शाह के वोटर भी हैं, करीबी बंदे भी हैं, उनको भी नहीं मिल रहा। ये मैं निशानदेही करूँ। मेरा सवाल पॉलिटिकल है कि सुना जा रहा है कि मुल्क में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, साहब वज़ीर खजाना बन रहे हैं। इस पस मंज़र में आप बताएं कि आर्मी चीफ की मुकर्ररी हो रही है, जैसे आप भी फरमा रहे हैं, ये बताएं कि मुल्क में आइंदा इंतखाबात कब हो रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से आइंदा इंतखाबात अपने वक्त पे होने चाहिए। हर गवर्नमेंट को पूरा टर्म कंप्लीट करने का मौका दिया जाए। हाँ, अगर ये हुकूमत जो असेंबली में मौजूद है, असेंबली के मेंबरान का इस पर एतमाद नहीं है तो अलग बात है। अगर एतमाद का कानून और आइन के तहत उनके पास नंबर्स पूरे, तो उनको पूरा इख्तियार है कि वो अपना काम कंप्लीट करें। जहाँ तक आपने बात की इसाक डार साहब की और नवाज शरीफ साहब की, बिल्कुल उनका मुल्क है, उनको आना चाहिए, बिल्कुल आएँ, किसने मना किया? सारे कोई वेलकम करते, हम कहते हैं सारे सियासतदान पाकिस्तान में आए। और मैं एक और बात कह दूँ कि इस वक्त जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, जो मुआशी सूरत हाल है, और मुआशी सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया की मुआशी सूरत हाल बहुत बुरे तरीके से नीचे जा रही है। आप देखें कि बरतानिया का इस वक्त जो करेंसी का हाल है, जो पिछले 100 साल में उनकी करेंसी नीचे नहीं आई है, वो डिवैल्यूएट हुई है डॉलर के मुकाबले में बरतानिया की करेंसी। तो आप पूरी दुनिया की सूरत हाल को भी देखें और पाकिस्तान की सूरत हाल को भी देखें। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर थोड़ी सी किसी में इस मुल्क के लिए मोहब्बत है, थोड़ी सी, ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो इस वक्त सियासत से बालातर होकर तमाम लोग मिल के बैठ जाएं, तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और इस मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्तरका फैसला करें, ताकि सिर्फ आप कौम को बचा सकेंगे। आप सियासत तब करेंगे जब आपकी कौम बचेगी। आप मुल्क में इक़्तिदार में तब आएंगे जब आपके नीचे लोग होंगे और आप लोगों के लिए कुछ कर सकेंगे। खुदा ना खास्ता बातें इतने आगे तक ना चली जाएं, जिन चीज़ों का मैं खदशा दे चुका हूं कि जो ट्रेंड शुरू किए जा रहे हैं या चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं वो कोई बेहतर नहीं है, तो खुदा ना खास्ता सूरत हाल को मज़ीद ख़राब हो, ख़राब से ख़राब तर होती जाए। बेहतर यही है कि तमाम
स्टेक होल्डर्स इस मुल्क के साथ मिल बैठ जाए और मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्तरका फैसले किए जाए, आइन के अंदर रह के किए जाए, जमहूरियत के अंदर रह के किए जाए, ताकि बेहतरी को आगे किया जा सके और अपने आइंदा नस्लों के लिए। क्योंकि हम जितने लोग बैठे हैं सबकी औलादें हैं, सबके बच्चे हैं, हर कोई चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को, अपने औलाद को कोई बेहतर महफूज मुस्तकबिल दूँ उसके लिए। और हमारे पास चॉइस यही मुल्क है, जीना भी इस मुल्क में, मरना भी इस मुल्क में। तो बराए मेहरबानी मिलके इस कौम के लिए कुछ कर लें, अपनी अना को छोड़ दें। हम लोग जिन लोगों को अना परस्ती या गर्दन में सरिया लटका हुआ है वो उस अना को छोड़ दें, इस मुल्क के लिए आगे बढ़ के कुछ बेहतरी करें। मस्जिद नबवी के वाक़े से लेकर लंदन तक और न्यूट्रल से लेकर गीदड़ तक इमरान खान तो मुस्तकिल अपना एक नैरेटिव रखे हुए हैं और उनके उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत और रियासत क्या कर रही है और हुकूमत और रियासत कहाँ पर है? देखिए, मैं समझता हूं कि एक कमज़ोरी बाकायदा रही है। आपके सवाल को मैं थोड़ा एग्री करता हूं कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि जितने भी गैर आइनी, गैर कानूनी और गलत तरीके के काम या मैसेजेस जलसों से आ रहे हैं, लोगों के लिए आ रहे हैं, इदारों के खिलाफ जो मुहिम जोई चल रही है, उसका वफाकी हुकूमत का ये आइनी फ़र्ज़ है कि उसको जो है वो नोटिस ले और जो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है उसको साथ सख्ती से कानून के अंदर रहकर अमल किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो कि क्या इशू है। मैं खुद तो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन शायद ये फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग इस तरह के गलत किस्म के सोशल मीडिया पे मुहिमें चला रहे हैं, या जो लोग, जैसा मैंने कल बताया आपको, मरीम औरंगज़ेब साहब की आपने बात की कि ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखे कि जी एक फेडरल मिनिस्टर ना भी सही लेकिन एक खातून पाकिस्तान की एक बेटी के साथ जिस तरह ये गलत तरीके से उसको ट्रोलिंग और उसको हैरेस किया गया है, इस पर वो गवर्नमेंट भी नोटिस ले। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को ख़त्म भी होना चाहिए और अगर खुद ये लोग सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत के कोई और आके इनको सिखाएं। उनके बाद शजीद साहब, इस तरह से ऑडियो लीक्स हो रही है पीएम हाउस से, ओवरऑल दुनिया में भी पाकिस्तान का एक इमेज है, जो लोग दुनिया में एक वार्ता होता है प्राइम मिनिस्टर से और कॉन्फिडेंशियल बातें भी होती है। क्या ये आप समझते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान का एतबार रहेगा, लोग जो बातें करते हैं इस तरह से? देखिए, आपकी बात सही है, ये इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये एक परेशानी की बात है कि अगर वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ बाहर आ रही हैं, ये परेशानी की बात है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे या अब हैं या फ्यूचर के होंगे, उनको दुनिया के पूरे हेड ऑफ स्टेट से बात करते हैं, बड़ी कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, उनके ख़ास एक रेड लाइन होती है फ़ोन की जिस पर वो बात कर रहे होते हैं, इमरजेंसी में जिसे हॉटलाइन कहते हैं, सॉरी, उस पर बात कर रहे हैं। तो अगर ये बग नहीं होनी चाहिए कि इस हाउस को उससे महफूज होना चाहिए। अच्छा, शजीद साहब, इमरान खान जैसे अब ताज़ा जो तकरीर की उसने ये भी इशारा दिया कि हम वापस असेंबली में जा सकते हैं, तो क्या समझते हैं अगर वो आ जाए आप उसको वेलकम करेंगे? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को चाहिए ही ये कि वो आएँ असेंबली में, जिस बिल की हिमायत करनी उसकी हिमायत करें, जिसकी मुखालफत करनी उसकी मुखालफत करें। लेकिन इमरान खान भी वो गिरगिट की तरह जो ना अपनी पॉलिसीज चेंज करता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, इमरान खान के रंग बदलते हैं। आप लोगों को कब से जब से देख रहे हो, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, आपने 2 अल्फाज इमरान खान के मुंह से नहीं सुने होंगे। 2 अल्फाज इमरान खान ने कहना छोड़ दिया, एक नया पाकिस्तान कहना छोड़ दिया है और रियासत मदीना कहना छोड़ दिया है। अच्छा, आप उसको जलसे में देख लें, जो उसके स्पीच राइटर है ना, उसको सख्ती से मना किया, सर वो पुराना मंजन हो गया, वो पिट चुका है आपका। हाँ, अब नया आगे इस्लामिक टच दे दो। लेकिन ये है कि रियासत मदीना का लफ्ज़ इमरान खान जलसे में इस्तेमाल नहीं करता, दूसरा नया पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं करता इस्तेमाल। क्यों? नया पाकिस्तान को तो देख लिया आपने अशर, जो कि बरतानिया की सड़कों पे और मस्जिद नबवी की सड़कों पे हो रहा है। और रियासत मदीना भी ये नहीं है कि मदीने के अंदर बैठकर, मस्जिद नबवी के अंदर बैठ के आप जो है इस तरह की घटिया और गिरी हुई हरकतें करो। तो ये दोनों चीज़ों को नहीं कहता, वो नया मंजन बेचेगा। फिर पीछे में शुरू हो गया था इमरान खान, हम गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है। फिर उनको मिन्नतें तर ले उन ममालिक को कि जी अब मेरी हुकूमत के लिए लॉबिंग करो, और पैसे पे करा लॉबिंग के लिए। बदबख्त शख्स, लोगों की आंखों पे मैं कहता हूँ वो पट्टी उतरनी चाहिए, जो आपको जो तरगीब दे रहा है कि हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं।
अगर भाई हम तो कहते हैं हम गुलाम नहीं हैं, गुलाम तो वो शख्स है इमरान खान जो इस वक्त उन मुमालिक से मिन्नतें तरले कर रहा है कि जी मेरी हुकूमत के लिए लॉबिंग करें, उनको पेमेंटें हो रही हैं, तो गुलाम तो वो शख्स है। सजीव साहब, मेरा एक सवाल कि जो इस बार जो हालात हो रहे हैं, इमरान खान और उनके लोग गाली गलौज की साजिश शुरू की है कि इलेक्शन से कबल पार्टी को बैन करने के कोई तजवीज़ होगी आपके पास? नहीं, मैंने पर्सनली मैं कहता हूँ किसी पार्टी को बैन नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं नहीं कहता कि पीटीआई को भी बैन होना चाहिए, मेरी ज़ाती राय है ये। पीटीआई को पॉलिटिक्स का पूरा हक है, इख्तियार है, पीटीआई को जमहूरियत में हर चीज़ का इख्तियार है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर इमरान खान सुधर जाए, अगर वो गाली गलौज का जो तरगीब दे रहा है वो बंद करवा दे, सोशल मीडिया पे जो कैंपेनें चला रहा है, भारत से और इसराइल से जो पैसे ले रहा है वो लेने बंद कर दे, जो दुश्मन मुमालिक की हाथों में खेल रहा है वो बंद कर दे, और पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को जो गलत किस्म की तरगीब दे रहा है वो बंद कर दे, तो पीटीआई को पूरा इख्तियार है सियासत करने का, और वो भी इस मुल्क में एक हिस्सा है, तो उसको हम एहतराम करते हैं इमरान खान का, और जितना भी उसका मैंडेट उसका एहतराम करते हैं, लेकिन माइनस इस गलत तर्ज सियासत से। अगर ये गलत तर्ज सियासत कंटिन्यू करता है तो फिर डेफिनेटली उसके नुकसान होंगे जो कि काफ़ी लोगों को भुगतने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।